अच्छा हुआ जहर का असर नहीं हुआ, कम से कम हमारी बेटी ठीक है। कहीं इस लड़की को कोई जादू टोटका तो नहीं आता? वैसे भी वो तांत्रिक के साथ रहती थी। हाँ, हो सकता है। ये सब बातें करके दोनों सो जाते हैं। सुबह होने पर महक बाहर से आती है। अरे महक, तुम इतनी सुबह कहाँ से आ रही हो? वो मैं मंदिर गई थी, मुझे रोज मंदिर जाने की आदत है। अरे ये तो अच्छी आदत है। चलो आओ, सबके साथ नाश्ता कर लो। रेखा चाय लेकर आती है और बोलती है, दीदी अगर आपको बुरा ना लगे कुछ बोलूं मैं? हाँ बोलो रेखा, तुमको पूछने की क्या जरूरत है, बताओ क्या बात है। दीदी वो मैं अकेले इतने बड़े घर का काम करते करते बहुत थक जाती हूँ। अब मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी है, तो मैं सोच रही थी कि महक मेरी थोड़ी मदद कर दिया करेगी, लेकिन इतना ही बोलती है कि महक बीच में बोल पड़ती है, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है, काम करने की आदत है मुझे। महक तुम सच में काम करना चाहती हो तो ठीक है, पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है तुम पे, ओके? जी आंटी जी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। नहीं, अभी मत जाओ। महक बेटा क्या हुआ, क्यों मना कर रही हो विजय को? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। महक जल्दी से चाय पीकर मेरे पास आओ, मैं तुमको काम समझा देती हूँ। महक चाय पीते पीते पसीने से लथपथ हो गई थी। उसको पहले ही विजय के साथ होने वाली घटना का पता लग गया था। महक कुछ परेशान लग रही हो तुम, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, या कोई और बात हो तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं आंटी जी, कुछ नहीं है ऐसा, मैं अभी आती हूँ। और उठकर बाहर की तरफ भागती है और बाहर जाकर नागिन बन जाती है। उधर विजय अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। अचानक उसको जंगल से कुछ आवाज आती है, तो वो दौड़कर अकेले ही जंगल की तरफ भागता है। कुछ लड़के उसके सामने खड़े थे। कौन हो तुम लोग? बेटा तेरी मौत है हम। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? हमारा तो कुछ नहीं, हमें तो पैसे मिले हैं इस काम के। पैसे? किसने दिए तुमको? कौन मुझे मारना चाहता है? तेरे सवालों के जवाब नहीं देने आए हैं हम, बस इतना बता सकते हैं कोई तेरा अपना ही है जो पैसे दिया हमें। सब लड़के विजय को चारों तरफ से घेर लेते हैं। प्लीज जाने दो मुझे, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई बेटा, हम जाने देंगे तुझे, पर घर नहीं, शमशान। लड़के विजय पर हमला करते हैं और एक लड़का विजय के पैर में हॉकी मार देता है। विजय गिर जाता है। विजय फिर उठकर एक लड़के को लात मारता है। वो लड़का नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी बाकी के लड़के विजय के हाथों को पकड़ लेते हैं। तीसरा लड़का उठकर विजय के सर में हॉकी से वार करता है। विजय बेहोश हो जाता है और उसके सिर से खून आने लगता है। फिर जब वो दोबारा वार करने ही वाला होता है, तभी वहां नागिन आ जाती है और उस लड़के की कमर में घुसकर मुंह से बाहर निकलती है। ये सब देखकर बाकी के लड़के डरकर भागने लगते हैं। नागिन भी उनके पीछे जाती है और दूसरे लड़के को अपनी पूंछ में दबाकर उसका दम घोट देती है। तीसरे लड़के को अपने फन से डस लेती है। ऐसे ही नागिन सबको मार देती है। फिर नागेश को उठाकर मंदिर के द्वार पर ले आती है। तभी वहां मंदिर का पंडित आता है। नागिन फिर से लड़की बन जाती है। क्या हुआ इस लड़के को? इतना बोलते ही पंडित विजय का चेहरा देख लेते हैं और बोलते हैं, अरे ये तो विजय है, इसको इतनी चोट कैसे आई? महक विजय को अपनी गोद में लिए बैठी थी। मैं भी इसके घर वालों को जाकर बताता हूँ, तब तक तुम उसको डॉक्टर के पास लेकर जाओ, जल्दी से। पंडित कुछ लोगों को महक की मदद के लिए साथ भेजते हैं। दौड़ते हुए विजय के घर जाता है। अरे कोई है घर में? अरे कोई है घर पर? बेटी विभा, अरे कहाँ हो सब? विभा, विभा जल्दी चलो, विजय को किसी ने घायल कर दिया है। मैंने उसको एक लड़की और अपने कुछ गांव वालों के साथ हॉस्पिटल भेज दिया है। विभा बहुत डर जाती है और पागल सी होकर नंगे पांव ही हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ती है। हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएंगे ना?
उनका इलाज कर दिया है हमने और वो अब खतरे से बाहर है। बस कुछ पल में उनको होश भी आ जाएगा। तभी विभा वहाँ पहुँच जाती है रोते हुए। कहाँ है मेरा लाल? क्या हुआ उसको? वो ठीक तो है ना? आंटी जी वो ठीक है। तभी वहाँ नर्स आती है। विजय को होश आ गया, आप लोग मिल सकते हैं। विभा और महक कमरे में जाती हैं। क्या हुआ बेटे? ये सब कैसे हुआ? किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? पता नहीं माँ, कुछ अनजान लड़के थे, बोल रहे थे कि तेरे किसी अपने ने ही ऐसा करने के लिए पैसे दिए हमें। आज मैं जिंदा नहीं होता माँ, अगर वहाँ वो नहीं आया होता। वो कौन? एक बड़ा सा नाग माँ, उसने ही मुझे बचाया। पर माँ, मैं यहाँ कैसे आया? वो बेटा तुझे यहाँ? अरे महक, विजय की बातों में मैं तुझे तो भूल ही गई थी। वैसे विजय तुमको महक लाई यहाँ। लेकिन तुमको मैं मिला कहाँ? वो सुबह मैं मंदिर में अपना कलश भूल गई थी तो मैं उसको ही लेने गई थी। तभी रास्ते में तुम मुझे घायल हालत में मिले। अच्छा, तभी तुम सुबह से कलश की वजह से परेशान थीं। हे नागराज, हे भोलेनाथ, मेरे बेटे की रक्षा करने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन माँ, अचानक से वो नाग कहाँ से आया और वो कहाँ चला गया, कुछ पता भी नहीं चला। विजय तुम इन सब के बारे में इतना मत सोचो, सब भोलेनाथ की कृपा है। महक, विभा और विजय तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। विजय सिर पर पट्टी बांधे हुए लेटा हुआ है। कैसी जालिम दुनिया है, किसने मारा है हमारे फूल से बच्चे को? और विजय के पास बैठ जाती है। महक, जरा मेरे और विभा दीदी के लिए चाय बना लो और विजय के लिए जूस। जैसे ही महक रसोई में जाती है। दीदी, जब से ये लड़की आई है हमारे घर में कुछ ना कुछ अशुभ हो रहा है। विजय 2 बार मरते मरते बचा है। नहीं रेखा, वो ऐसी नहीं है। आज सिर्फ उसकी वजह से ही विजय ठीक है। विभा ये बोल देती है, पर उसको कहीं ना कहीं रेखा की बातों में सच्चाई लगती है। महक उन दोनों की बातों को अपनी दृष्टि से देख रही होती है। क्या हुआ विजय बेटा, ये इतनी चोटें कैसे आई? ना जाने हमने क्या बिगाड़ा है किसी का, जो मेरे बेटे को इतना मारा किसी ने। कैसे, कहाँ, और मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? विभा की माँ सारी घटना बताती है। मुझे लगता है ये सारा फसाद इस जायदाद के लिए हो रहा है। मैं कल ही सारी जायदाद विजय के नाम कर दूंगा, तुम भी कल साथ चलना विभा। लेकिन चाची ये सब सुन लेती है और सुनते ही उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। गुस्से में वो अपने कमरे में जाकर बोलती है, पता भी है इस घर में क्या हो रहा है? वो लोग अपनी सारी जायदाद कल विजय के नाम कर रहे हैं। अरे करेंगे तो तब जब वो दोनों वहाँ तक पहुँचेंगे। महक एक बार फिर से डर जाती है, क्योंकि उसके घर पर एक बार फिर से संकट आने वाला है। अगली सुबह। विभा चलो जल्दी। लो दीदी, रास्ते में खा लेना। आंटी, आप दोनों आज कहीं मत जाओ। विजय जब पूरी तरह ठीक हो जाएगा तब चली जाना। अरे महक बेटा, हमारा जाना जरूरी है, बस कुछ घंटों की बात है। तब तक तुम और रेखा हो ही घर पर विजय का ख्याल रखने के लिए। दीदी जाओ आप, और महक, बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। विभा अपने पति के साथ चली जाती है। महक, मुझे कुछ हो रहा है। अपने बेड से उठते हुए बोला, लेकिन कमजोरी के कारण गिर गया। महक ने जैसे ही उठाने के लिए उसको छुआ, उससे काल गुरु को उनके मिलन का आभास हो जाता है, जिससे उसकी तपस्या भंग हो जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। इतनी शीघ्र नागिन अपने नाग से नहीं मिल सकती। अगर ऐसा हुआ तो उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी, फिर उस पर विजय पाना असंभव हो जाएगा मेरे लिए, असंभव। काल गुरु अपने सिर से एक जटा जमीन पर फेंकता है, जिससे एक भीषण नाग जन्म लेता है। काल नाग, तुमको उस नागिन के नाग को मारना है, जिससे नागिन खुद ही शक्तिहीन हो जाएगी। ऐसा सुनकर काल नाग चल देता है। काल नाग एक सुंदर कबूतर बनकर विभा के घर पर बैठ जाता है। महक विजय के लिए दवाई तैयार कर रही होती है। तभी उसे विजय पर आने वाले संकट का आभास होता है। तब तक कबूतर उड़कर विजय के पास आ जाता है। अचानक वहाँ एक बिल्ली आ जाती है और उस कबूतर को उठाकर बाहर ले जाती है। बिल्ली कबूतर को मुंह से फेंकते हुए बोली, मेरे नागेश को मुझसे दूर करने वाले को मृत्यु के समीप जाना होगा। कबूतर नाग बनते हुए बोला, तुझे और तेरे नाग को मारने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। महक तभी एक भीषण नागिन बन जाती है और अपनी विषैली फुंकार काल नाग पर छोड़ती है।
काल नाग अपनी आंखों से उसके विष प्रभाव को कम कर देता है और एक फुंकार नरगिस की तरफ छोड़ता। नरगिस दूर जाकर गिरती है। नरगिस वापस उठकर काल नाग के सामने आती है और साथ नागिन में बदल जाती है। काल नाग नागिन के इस रूप को देखकर बोलता है, जितना मैंने सोचा था तो उससे अत्यंत शक्तिशाली निकली। तू प्रेम शक्ति को जानता ही नहीं है। तुझे आज तेरा काल मेरे पास लेकर आया है। ऐसा बोलकर सातों नागिन काल नाग पर एक साथ विष फुंकार करती हैं। काल नाग उसके इस वार को सहन नहीं कर पाता और घायल हो जाता है। नागिन, मैं फिर आऊंगा तुझसे बदला लेने। सातों नागिन एक रूप में आ जाती हैं और काल नाग की तरफ आंखों से जादुई आग फेंकती है, जिससे काल नाग वापस काल गुरु के चरणों में जा गिरता है। नरगिस वापस महक बनकर पसीना पोंछती हुई विजय की दवाई वापस तैयार करने लगती है। काल गुरु काल नाग को देखकर गुस्से में बोलता है, तुमसे बदला लेने मैं वापस आ रहा हूँ नागिन। महक, क्या हुआ तुमको? क्यों इतनी परेशान लग रही हो? नहीं तो, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। लो तुम दवाई ले लो। महक, विजय को दवाई देकर मेरे पास आना। उधर विभा अपने पति के साथ शहर जा रही होती है। अभी और कितना टाइम लगेगा? इतना बोल ही पाती है कि अचानक उनकी कार ट्रक से टकरा जाती है और विभा उछलकर पास की खाई में जा गिरती है। महक को इस घटना का पता लग जाता है तो वो फिर से नागिन रूप लेकर उनको बचाने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचती है तब तक विजय के पिता मर चुके होते हैं। नहीं, ये क्या हो गया? आंटी जी कहाँ हैं? इधर उधर देखकर बोली। तभी वो आंखें बंद करके देखती है कि विभा बेहोश होकर नदी में पड़ी है और पानी के बहाव के साथ बहती जा रही है। महक पानी में कूद जाती है और विभा को अपनी पूंछ से बांधकर किनारे पर ले आती है। आंटी जी उठिए। आंखें खोलकर बोलती है, मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? कहाँ हूँ मैं? तभी एक लड़की दौड़कर नरगिस के पास आती है। मुझे बचा लो, न जाने क्यों कुछ सांप मेरे पीछे पड़े हैं। मैं तो बस जंगल घूमने आई थी। नरगिस को भी लड़की के अंदर नाग के होने का आभास होता है। नरगिस लड़की को देखते हुए बोली, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम निरूपा है। मैं घर से घूमने आई थी तो सांप मेरा पीछा करने लगे। और तब तक सारे सांप वहाँ आ जाते हैं और नरगिस को देखकर रुक जाते हैं। नरगिस कुछ समझ नहीं पाती, इसीलिए वो अपनी शक्ति से सांपों से बात करने लगती है। कौन हो तुम? क्यों पड़े हो इस लड़की के पीछे? कौन है ये लड़की? हे नाग देवी, हम तुम्हारी वजह से ही नाग बने हैं। नरगिस आंखें बंद करके देखती है कि कुछ लोग उसको छूने से सांप बन रहे हैं और फिर पास में खड़ी निरूपा के बारे में भी सब कुछ जान लेती है। हम तुम्हारी ही शक्ति हैं और तुम में ही समाना चाहते हैं। तुम कहाँ रहती हो? मैं पास ही गांव में अपने भाई और मम्मी पापा के पास रहती हूँ। निरूपा, तुम इस घायल औरत को अपने साथ ले जाओ। मुझे वैसे तो बहुत कुछ बताना है तुम्हें, पर अभी कुछ जरूरी काम है तो मैं बाद में आकर सब बताती हूँ तुमको। और नरगिस विभा को निरूपा के पास छोड़कर चली जाती है। चाची, मम्मी पापा नहीं आए? अभी तक तो बहुत रात हो गई है। महक की तरफ देखा और बोला, महक, तुम मुझे आज सच में परेशान लग रही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और गुस्से में चाचा चाची की तरफ देखती है। चाचा चाची अपने रूम में चले जाते हैं। क्या तुमने ही कुछ किया है क्या सुंदर? हाँ, उनका खेल खत्म आज। लेकिन विभा के घर न आने के कारण विजय बहुत परेशान था तो वो उनकी तलाश में रात में ही निकल पड़ता है। चाची, मैं देख कर आता हूँ। कहाँ रह गए दोनों? मैं भी साथ चलूं विजय? नहीं, तुम क्या करोगी? बहुत रात है, यहीं रहो। और अकेला ही चला जाता है। लेकिन महक फिर से नागिन बनकर विजय की कार से लिपट जाती है। विजय अचानक से कार रोक देता है। कौन हो तुम? मेरी ही कार मिली थी क्या मरने को? मरना तो तुझको पड़ेगा, तुझको। विजय को कार से खींचता हुआ बोला। विजय उसको धक्का देकर दूर गिरा देता है। लड़का उठकर फिर से विजय पर वार करता है। इस बार विजय उसकी गर्दन को पकड़कर गला घोटने ही वाला होता है, लेकिन वो पूरी ताकत लगाता है और विजय के हाथों से छूट जाता है
और विजय को गिरा देता है। लड़का एक नाग बनने लगता है। ये देखकर विजय डर जाता है, लेकिन जैसे ही विजय को डसने वाला होता है, महक नागिन रूप में आकर उसे अपने दांतों के बीच पकड़ लेती है। काल नाग इतना आसान नहीं है नागेश को नरगिश से दूर करना। तुझे क्या लगा मैं तुझे पहचान नहीं पाई? काल नाग नागिन के दांतों के बीच से गायब हो जाता है और फिर दूर खड़ा होकर बोलता है, नागिन, तू पिछली बार इसलिए बच गई थी क्योंकि मुझे तुझको वश में करना आता नहीं था, लेकिन अब मुझ में वो शक्ति है जो तुझे मारने के लिए पर्याप्त है। और नागिन पर आंखों की शक्ति से वार करता है। नागिन वहाँ से हट जाती है। आंखों से निकलती हुई शक्ति पत्थर पर लगती है और वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तू बहुत तीव्र गति से दौड़ती है, इसीलिए बच भी गई, लेकिन इस बार से बच पाना मुश्किल है नागिन, मुश्किल। और नागिन की तरफ विष फुंकार छोड़ता है। नागिन अपनी शक्ति से अपने चारों तरफ एक कवच बना लेती है, जिससे कालनाग की शक्ति भेद नहीं पाती। बच पाना तो तेरा भी मुश्किल है कालनाग। और कवच से होते हुए कालनाग के शरीर से पार निकल जाती है। कालनाग घायल होकर गिर जाता है। नागिन उठकर बोलती है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मेरे और नागेश के बीच में आने वाले को मरना ही होगा कालनाग। और एक विषैली हवा कालनाग पर छोड़ती है। कालनाग को लगने लगा था कि वो नागिन के वार से अब जिंदा नहीं बच पाएगा। सुन नागिन, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मरते मरते तुझे ऐसी मौत देकर जाऊंगा कि तू हर पल मरती ही रहेगी। और विजय को अपनी पूंछ से बांधकर आसमान में उड़ता है और फिर गायब हो जाता है। नागिन उसका पीछा तो करती है, लेकिन जान नहीं पाती कि वो कहाँ चला गया। बादलों में खड़ी होकर, कहाँ गया कालनाग? मैं उसे देख क्यों नहीं पा रही हूँ? लगता है मेरी शक्ति कम हो गई है। कुछ भी हो, मुझे अपने नागेश को ढूंढना ही होगा। अकेले उस कालनाग के साथ नहीं छोड़ सकती। कालनाग विजय को पूंछ से बांधकर ले जा रहे होते हैं। तभी उनको नागराज मिल जाते हैं। रुक जा कालनाग, तू नरगिस की दिव्य दृष्टि से तो बच गया, लेकिन मुझसे नहीं बच पाएगा। नागराज, मुझे जाने दो। मैं व्यर्थ ही किसी पर प्रहार नहीं करना चाहता। मेरे रास्ते में रुकावट मत बनो। नागराज घायल कालनाग पर विष की फुंकार से वर्षा करते हैं। कालनाग अपनी शक्ति से नागराज के इस प्रहार को कम कर देते हैं। नागराज, मैंने कहा मुझे जाने दो। मेरा जन्म उस मणि को पाने के लिए हुआ है। मेरे और नागमणि के बीच में मत आओ। मेरे लिए अच्छा बुरा सोचना बंद कर और अपनी खुद की रक्षा कर। नागराज कालनाग को आग से जलाने के लिए उसके ऊपर आग छोड़ देते हैं। कालनाग अपनी शक्ति से पानी की वर्षा करते हैं, जिससे नागराज की आग वाली वर्षा कम हो जाती है। नागराज इस बार अपने वेग से कालनाग के फन से टकरा जाते हैं, जिससे कालनाग अपना शरीर त्याग कर जटा बन जाता है और विजय छूटकर पत्थर से टकरा जाता है। नरगिश विजय को ढूंढने के लिए कुछ विशेष तरंगे भेजती है। तरंगे किसी अनजानी तरंगों से टकराकर नरगिश के पास वापस आ जाती हैं। कौन है वो जिसकी तरंगे मुझसे मिल रही हैं? कहीं ये काल गुरु तो नहीं? हाँ, शायद ये काल गुरु ही हो। और तरंगों की तरफ आगे बढ़ती है। नरगिश वहाँ पहुँच जाती है और उसको दिखाई देता है कि कोई साधु तपस्या कर रहा है। आ जाओ नरगिस, आ जाओ। बड़े प्यार से बोलता है। नरगिश सोच में पड़ जाती है कि ये मुझे कैसे जानते हैं। हे तपस्वी, आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं? मेरा नाम काल भैरव है और काल गुरु मेरा ही शिष्य है। मैं तुम्हारी समस्त जीवन कथा जानता हूँ। मैंने काल गुरु को बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। अगर आप सब जानते ही हैं, तो मुझे बस इतना बताएं कि कालनाग मेरे नागेश को लेकर कहाँ गया होगा। कालनाग का अंत हो चुका है। किसने मारा उसे और मेरी दिव्य दृष्टि उसको क्यों नहीं देख पाई? नरगिस, कालनाग में काल गुरु की शक्ति का वास था, इसीलिए उसकी वजह से तुम्हारी दिव्य दृष्टि कम हो गई थी और तुम उसको नहीं देख पा रही थी। मुझे मेरे नागेश के बारे में बताओ, वो कहाँ है? नागेश को नागराज ने कालनाग से छुड़ा लिया है और वो नागलोक में ही है। नरगिश वापस नागलोक की तरफ चल देती है और नागलोक में नागदेव के पास पहुंच जाती है। नागदेव,
मेरा नागेश कहाँ है? नरगिस, तुम्हारा नागेश नागलोक में ही है, लेकिन नागराज और कालनाग के बीच हुए युद्ध में नागेश पत्थर से टकरा गया, जिससे वो अपनी स्मरण शक्ति गंवा चुका है।